तो आप सभी लोगों का फिर से एक और स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो एक केस पर विस्तृत चर्चा होगी। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा। इस वीडियो में जो हम लोग के द्वारा स्टेट को लेकर के जो हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, उस याचिका में आखिर क्या बात का उल्लेख है, क्या बात का उल्लेख नहीं है। बहुत सारे लोग पिटिशनर को लेकर के भ्रमित हो रहे हैं। बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि पिटिशनर क्या होता है, पिटिशनर कैसे होता है, या इस केस के शुरुआत में जो एक केस बना था, वो शुरुआत में जो वो याचिका दायर हुआ था हाई कोर्ट में, वो याचिका में किस किस बात का उल्लेख को लेकर के याचिका दायर किया गया था हाई कोर्ट में। ये सारी बातों पर आज विस्तृत की चर्चा मैं करूंगा। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आप लोगों का सारा डाउट इस वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएगा कि हाँ, इस केस से संबंधित जो भी फैसला जो आने वाला है कुछ दिनों में, वो फैसला का स्वरूप किस तरह का होगा, और क्या स्टेट का आयोजन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा टीआरई 4 से पहले। तो आइए हम आपको कुछ न कुछ कुछ डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। सबसे आगे देख लीजिएगा डॉक्यूमेंट में। तो इस केस में हम पिटिशनर नंबर 2 पे मेरा ही नाम है। तो उसके बाद इस केस का सिनॉप्सिस देखिएगा, तो उसमें जो पॉइंट 1 में पढ़िएगा, तो पॉइंट 1 में चीजें बात का मेंशन किया गया है कि जो इस केस में 3 रिस्पोंडेंट हैं। आप लोगों को पता होगा कि इस केस में तीन रिस्पोंडेंट 3 हैं। एक द स्टेट ऑफ बिहार, एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना। दूसरा है द बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। और तीसरा द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। तो सिनॉप्सिस के जो पहला पॉइंट है उसमें आप लोग जब देखिएगा तो एक क्लियर चीज मेंशन किया हुआ है कि आप हाई कोर्ट से विनती किया गया है कि आप पिटिशनर नंबर रिस्पोंडेंट नंबर 2 और 3 को 2 और 3 बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड एंड द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, उसको आप ये आदेश दीजिए कि स्टेट 2025 में जो होना है स्टेट, उसका एक विस्तृत कैलेंडर जारी कर लिया जाए। आप पॉइंट नंबर 1 में पढ़ सकते, वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं। और वो कब जारी हो? बिफोर द बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम टीआरई 4। तो टीआरई 4 से पहले हो, वो पूरा प्रक्रिया आप पूरा कर लीजिए। उसके बाद ही आप टीआरई 4 का आयोजन करवाइए। बहुत सारे बच्चों का भ्रमित था कि ताकि क्या याचिका में है, क्या याचिका में क्या नहीं है। तो इसलिए मैंने एक विस्तृत याचिका से संबंधित ही विस्तृत वीडियो बना दिया। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अश्योर और कंफर्म हो जाएंगे कि आगे आने वाले दिनों में इस केस में क्या निर्णय निकल के आता है। वो तो डिपेंड करता है हाईकोर्ट पे। अब आप लोग इस केस में जो दूसरा नंबर पॉइंट है सिनॉप्सिस में, उसको आप जब पढ़िएगा तो उसको में ये बात का मेंशन है कि कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट जो स्टेट के लिए एलिजिबल हो, ऐसा कोई भी कैंडिडेट जो स्टेट के लिए एलिजिबल हो, और इंक्लूडिंग दोज बीएड सेशन 22-24, जो बीएड सेशन 22-24 के हो, वो वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हो जाए, उनको अपॉर्चुनिटी से वंचित ना कर दिया जाए टीआरई 4 की एग्जामिनेशन से, सिर्फ और सिर्फ इस कारण से कि आपका जो स्टेट का फेज 2 का आयोजन था, जो 10 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक आपने जो आयोजन की बात कही थी, उस आयोजन नहीं होने के कारण ये जो इनको जो भी कैंडिडेट हैं स्टेट फेज 2 का जो वेट कर रहे हैं, वो कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट हो, वो सेशन से ये मतलब नहीं है कि किस सेशन के हैं। सेशन 20-22 के भी हो सकते हैं, सेशन 21-23 के भी हो सकते हैं, सेशन 22-24 के भी हो सकते हैं। तो वो सारे जो कैंडिडेट हैं, वो सारे कैंडिडेट जो स्टेट के लिए एलिजिबल हैं, उनको टीआरई 4 में शामिल होने से आप वंचित ना कर दें, इसके ही लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर हुआ था। वो याचिका की कॉपी आप लोग के सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। अब आप देखिएगा डेट और इवेंट लिखा हुआ है कि किस डेट में क्या क्या चीज आया है। सबसे पहले 4 दिसंबर 2023 को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा एक कैलेंडर घोषित किया जाता है। और उस कैलेंडर में ये बात मेंशन किया जाता है कि स्टेट फेज 2 का एग्जामिनेशन सितंबर महीना में हो किया जाएगा। जब स्टेट फेज 2 का एग्जामिनेशन नहीं होता है तो फिर क्या होता है, 27/12/2024 को और 3/1/2025 को, कि जो इस केस में पिटिशनर नंबर 1 और 2, इस केस में मैं पिटिशनर नंबर 2 हूँ, तो जो इस केस में पिटिशनर नंबर 1 और 2 है, वो अपना एक एप्लीकेशन जाकर के रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 3 को देता है। रिस्पोंडेंट नंबर 1 कौन? द स्टेट ऑफ बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट। और रिस्पोंडेंट नंबर 3 कौन है? द एग्जामिनेशन द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब कि परीक्षा नियंत्रक, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति परीक्षा नियंत्रक। तो उनको ये एप्लीकेशन दिया जाता है कि आपने जो स्टेट का एग्जामिनेशन नहीं लिया है, और वो स्टेट का एग्जामिनेशन लीजिए। और लेकिन क्या कहा जाता है कि दे आर सिटिंग टाइट ओवर द मैटर एंड टेकिंग नो एक्शन। अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है।
फिर उसके बाद एक और पॉइंट है, इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर द्वारा ये बात किया गया था पहले जनवरी में कि फरवरी 2025 में टीआरई 4 का संभावना है आने का, और इसलिए वो टीआरई 4 अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन फरवरी 2025 में टीआरई 4 का आने का संभावना था। और वही सारी चीजों को लेकर के एरिट पिटीशन दायर हुई थी। एक छोटा सा सारांश भी बता दिया जाए तो एरिट पिटीशन इसलिए दायर की गई थी कि आपने टीआरई 4 का वैकेंसी आने वाला है, और आपके द्वारा जो बोला गया था कि स्टेट फेज 2 का एग्जामिनेशन हम सितंबर महीना में लेंगे, और वो एग्जामिनेशन आपके द्वारा अभी तक नहीं लिया गया है। उस एग्जामिनेशन को नहीं लेने के कारण वैसे सारे स्टूडेंट जो स्टेट के लिए एलिजिबल थे, वैसे सारे स्टूडेंट जो बीएड 22-24 के थे, जो पोस्ट ग्रेजुएशन 22-24 के थे, और जो स्टेट के लिए एलिजिबल थे, वो सारे छात्र टीआरई 4 में शामिल होने से वंचित हो जाएंगे। क्यों वंचित होंगे? क्योंकि टीआरई 4 में शामिल होने के लिए एक स्टेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना मैंडेटरी रहता है, और आपने समय से उसका एग्जामिनेशन नहीं लिया, उसके कारण ये सारे कैंडिडेट वंचित हो जाएंगे। तो हमारी जो रीट याचिका थी वो यही चीज पर याचिका दायर की गई थी कि आप जल्द से जल्द स्टेट फेज 2 का एग्जामिनेशन का डेट निकालिए, जल्द से जल्द स्टेट फेज 2 का एग्जामिनेशन लीजिए बिफोर टीआरई 4, मतलब टीआरई 4 के आयोजन से पहले स्टेट की पूरी प्रक्रिया आप लोग कंप्लीट करवाइए। आज तक तो अभी तक का यही है कि एक बात और आप समझ लीजिए कि जब भी स्टेट का आयोजन होगा तो वो हाईकोर्ट के ही निर्देश पे अब आयोजन होगा स्टेट का। बिना हाईकोर्ट का निर्णय के अनुसार जो सूत्रों से बात ये पता चली है कि वो लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भी दोनों जो पिटिशनर जो रिस्पोंडेंट है इस केस में, उन दोनों के तरफ से भी यही बोला गया है कि जब तक हाईकोर्ट का कुछ ना आदेश नहीं आता है, तब तक हम स्टेट फेज 2 का एग्जामिनेशन अभी नहीं करवाएंगे। जैसे ही हाईकोर्ट का आदेश आता है वैसे ही हम स्टेट फेज 2 का एग्जामिनेशन करवाएंगे। उसके बाद एक और कॉपी हम आपके सामने एक और पॉइंट नंबर 8 में आप पढ़िएगा इसमें, तो आपको कुछ कुछ बातें और क्लियर होगी। इसको आप वीडियो रोक करके पॉइंट नंबर 8 को थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें यही लिखा गया है कि रिस्पोंडेंट नंबर जो 2 है, यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, उसके चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली कि हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट से निर्देश मिलने के बाद ही स्टेट फेज 2 का आयोजन हम करवाएंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 में आप लोग फिर से एक बार देख सकते हैं कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 3 है, दोनों का दोनों अभी तक इस मैटर पे कोई एक्शन नहीं लिया है, और दे आर सिटिंग टाइट ओवर द मैटर एंड टेकिंग नो एक्शन। अभी तक इस पर कोई भी निर्देश नहीं दिया गया है। तो बातें यही थी कि आप लोग को बताना था कि जो स्टेट की जो याचिका है, वो याचिका में किस ढंग से बातें हुई है अभी तक में, और आगे आने वाला समय में क्या बातें होंगी वो तो निर्भर करती है कोर्ट के आदेश पे। अब यहाँ पर हम आप लोग को सामने कुछ और भी प्रस्तुत करेंगे, कुछ और भी दिखाने का प्रयास करेंगे। आप लोग टीआरई 4 का जो वैकेंसी था, वो वैकेंसी टीआरई 4 में जो वैकेंसी आई थी, उस वैकेंसी के भी पहले स्टेट का एग्जामिनेशन नहीं हुआ था। वो वैकेंसी के पहले स्टेट का एग्जामिनेशन एक बार 2024 में 2019 में ही हुआ था। उसके बाद स्टेट का एग्जामिनेशन नहीं हुआ था, और डायरेक्ट सीधे टीआरई 1 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। टीआरई 1 का नोटिफिकेशन का फॉर्म का डेट था 15 जून से लेकर के 12 जुलाई तक, और उसका एग्जाम जो प्रस्तावित हुआ था, वो एग्जाम प्रस्तावित 24 अगस्त को एग्जाम उसका हुआ था। अब देखिए इस केस में इसके ये जो याचिका है, वो याचिका में ऐसा बात कहीं पे मेंशन नहीं है कि सिर्फ पिटिशनर को रिलीफ दिया जाए या सिर्फ पिटिशनर के लिए ही टीआरई स्टेट आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन वो बात केस के सर्कमस्टांस पर निर्भर करता है कि आगे एक केस किस ढंग से इस केस में सुनवाई कहाँ तक और किस ढंग से होता है। तो हम विभिन्न केस का जो आंकड़ा है वो लेकर के फिर से आपके सामने एक बार और आए हैं। स्टेट की रिगार्डिंग तो पटना हाईकोर्ट जो निर्णय देता है, या जो भी निर्णय वो पटना हाईकोर्ट इस केस में देगा, वो अपने पिछले जो निर्णय रहता है उसी के आधार पर वो कुछ निर्णय देता है। सुप्रीम कोर्ट की भी निर्णय का वो देखता है एक बार कि इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में अभी क्या निर्णय आया है, इसके रिगार्डिंग टीईटी के रिगार्डिंग पटना हाईकोर्ट का पिछला निर्णय क्या है। तो उसी सारे निर्णय को बेस बना करके और हाईकोर्ट अपना इस केस में निर्णय देगा। अब यहाँ पर बात एक दो बात समझने वाला है कि सबसे पहले आपको टीआरई 1 पे लेकर के चलते हैं कि टीआरई 1 में क्या हुआ था। टीआरई 1 का नोटिफिकेशन जारी हो गया, उसका फॉर्म का डेट निकल गया था 15 जून से लेकर के 12 जुलाई 2024 तक।
और उसका एग्जाम 2023, फॉर्म का डेट 15 जून 2023 से 12 जुलाई 2023। उसका एग्जाम डेट प्रस्तावित था 24 अगस्त 2023। उसके पहले क्या हुआ, जैसे ही फॉर्म का डेट आया, जैसे ही फॉर्म भराना शुरू हुआ, वो फॉर्म भराना शुरू हुआ तो कुछ छात्र हाई कोर्ट में चले गए। और हाई कोर्ट में किस लिए चले गए कि जब स्टेट का एग्जामिनेशन अभी तक नहीं हुआ है, यदि स्टेट का एग्जामिनेशन अभी तक आयोजन नहीं हुआ है, तो आप टीआरयू 1 कैसे कंडक्ट करवा सकते हैं। वो केस था म्यूजिक टीचर और होम साइंस वगैरह स्टूडेंट का। तो उस केस का जो संख्या है आप लोग देख सकते हैं, रघुनंदन ठाकुर वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, CWJC 5955 2023 का एक केस थे। उस केस का जो जजमेंट आया 20 जुलाई 2023 को आया। उस केस का जो जजमेंट आया टीआरई 1 का, जो टीआरई 1 से जो पहले रघुनंदन ठाकुर वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार जो केस फाइल हुआ था, जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म का डेट आ गया था, वो एप्लीकेशन फॉर्म का डेट के दरमियान में ही केस का फाइलिंग हो गया था। और उस केस का जो जजमेंट आया वो आया आपका 20 जुलाई 2023। 20 जुलाई 2023 को जजमेंट आया। वो जजमेंट में आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर आप 13 में पढ़िएगा, तो पॉइंट नंबर 13 में बात थोड़ा आपको समझ में आएगा कि उस केस के जो जजमेंट आया उसमें उन्होंने बीपीएससी को वे पार्टी बनाया गया था उस केस। तो बीपीएससी को हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि आप इन सारे जो पेटिशनर हैं इस केस में जो सारे पेटिशनर हैं, उस केस में मुख्य 12 या 13 पेटिशनर थे, इस केस में जो सारे पेटिशनर हैं उनको विदाउट एसटीईटी एग्जाम टीआरयू 1 में अलाउ कीजिए शामिल होने के लिए, मतलब कि सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल होने के लिए उसको अलाउ कीजिए। और उसका जो रिजल्ट जो क्लियर होगा, उसका जो रिजल्ट टीआरयू 1 का जो रिजल्ट है, उसका जो रिजल्ट होगा वो आगामी जब स्टेट का एग्जामिनेशन पास कर जाएगा, जब वो पास कर जाएगा तो उसका रिजल्ट आप घोषित कर दीजिएगा। अगर जो वो पास नहीं करता है तो उसका रिजल्ट को आप इनवैलिड मान लीजिएगा। पॉइंट नंबर 13 को आप अच्छा से जब पढ़िएगा तो इसमें सारा बात आपको समझ में आ जाएगा कि उस केस में क्या चाहिए। उस केस का जो जजमेंट आया था वो 20 तारीख 7वां महीना 2023 को जजमेंट आया था। और उस जजमेंट के बाद बीपीएससी ने 2 दिन के लिए फॉर्म एक्सटेंड किया था लेट फीस के साथ में, और लेट फीस के साथ 2 दिन तक एक्सटेंड होकर के फॉर्म 22 जुलाई 2023 तक भराया। 22 जुलाई 2023 तक भराया। तो ये सारे जो पेटिशनर थे इस केस में, किस केस, रघुनंदन ठाकुर वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, CWJC 5955 ऑफ 2023। इस केस के जितने भी सारे पेटिशनर थे उन्होंने दो दिनों में अपना फॉर्म भर दिया। और भी लोगों ने, कई लोगों ने फॉर्म भरा जो भी पहले से नहीं भरे हुए थे, एलिजिबल थे लेकिन भरे हुए नहीं, तो उन्होंने भी फॉर्म भरा। लेकिन ये सारे पेटिशनर ने भी वो 2 दिनों में फॉर्म भरा और फॉर्म भर के वो सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल हो गए। अब देखिए यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात आता है कि जैसे ही इस केस का जजमेंट 20 जुलाई 2023 को आया, इस जजमेंट के बाद पूरे बिहार में हड़कंप मच गया। इस जजमेंट के आने के बाद 22 जुलाई 2023 को 22 या 23 जुलाई 2023 को इसी जजमेंट के आधार पे बहुत सारे केस, जिसमें मुख्यतः 2 या 3 केस में ज्यादा हाईलाइटेड है, इस केस के जजमेंट के आधार पे भी अनेकों केस दायर हुआ। उस केस का भी जजमेंट हम आप लोग को दिखाएंगे। तो इस केस का जो जजमेंट के आधार पे वो जो केस नंबर जो और भी केस जजमेंट हुआ, तो इसमें मेन केस था कुणाल कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, CWJC 11676 ऑफ 2023। यानी कि एक केस फाइल कब हुई, एक केस फाइल हुई उस केस के जजमेंट आने के बाद, उस केस का जो जजमेंट आया उसके बाद एक केस फाइलिंग हुई। और इस केस में भी यही मेंशन किया गया था। उस केस में टोटल 220 पेटिशनर ने केस मिलकर के दायर किया था। और उस केस का जो जजमेंट आया था, वो जजमेंट हम आप लोगों के सामने एक बार दिखा रहे हैं कि वो जजमेंट क्या आया था। वो जजमेंट आप लोग पढ़ सकते हैं, आगे पॉइंट नंबर 3 पर आइएगा। वो जजमेंट भी यही था कि आप जो भी इस केस का जो पेटिशनर है वो सारे लोग को अलाउ कर दीजिए। इस केस में मुख्यतः 2 पेटिशनर थे, एक म्यूजिक टीचर के और एक साइंस टीचर के। तो वो सारे लोग को आप अलाउ कर दीजिए टीआरई 4 में शामिल होने के लिए, टीआरई 4 जो सिलेक्शन एग्जाम है उसमें शामिल होने के लिए। आप लोग पॉइंट नंबर 4 जो पॉइंट नंबर 4 आप पढ़िएगा, तो उसमें ये बात का मेंशन है कि एक केस का आधार क्या था। एक केस का आधार यही था कि जो 20/7/2023 को जो जजमेंट आया था, पटना हाई कोर्ट का जो 20/7/2023 को जजमेंट आया था, वो जजमेंट में जो बात कही गई थी कि पेटिशनर को आप सिलेक्शन प्रोसेस में अलाउ करवा दीजिए, उसी जजमेंट के आधार पे
उसी जजमेंट के आधार पे एक केस फाइल हुआ था और उसमें भी रीट एप्लीकेशन यही डाला गया था कि हम लोगों को भी टीआरई 1 में शामिल होने का मौका मिले, क्योंकि ये लोग को भी मौका मिला है तो हम लोग को भी मौका मिले। और वो केस को उस केस का जो, लेकिन सबसे बड़ा चीज है ना कि उस केस का जो जजमेंट आया वो 22 अगस्त को आया। उस केस का जो जजमेंट आया वो 22 अगस्त को आया। धीरे धीरे हम उस बात पे पहुंचेंगे। आगे आप इसमें पॉइंट नंबर 5 भी पढ़ लीजिएगा। पॉइंट नंबर 5 में ये लिखा हुआ है कि पॉइंट नंबर 5 में जो उस केस में जो पिटिशनर थे, जो 595999/2023 जो केस में पिटिशनर थे रघुनंदन ठाकुर वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार में, वो सारे लोगों को जब अलाउ किया गया तो हम लोग को भी अलाउ कर दिया जाए वो सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल होने के लिए। अब ऐसा हुआ कि नहीं हुआ वो आपको कुछ देर में और पता चल जाएगा। उसके बाद आप लोग देखिएगा पॉइंट नंबर 16 में जाकर के, उसके बाद पॉइंट नंबर 16 में ये आपको बात लिखा रहेगा कि जो एग्जामिनेशन है बीपीएससी के द्वारा जो फिक्स एग्जाम का डेट निकल गया था वो डेट आ गया था 24 अगस्त 2023। 24 अगस्त 2023 को बीपीएससी ने अपना एग्जाम का डेट डिक्लेयर कर दिया था और इस केस का जो जजमेंट आया था वो आया 22 अगस्त 2023 को और एग्जाम कब शेड्यूल था 24 अगस्त 2023। तो मात्र इसमें आप पॉइंट नंबर 16 में बात पढ़िएगा कि सिर्फ एक वर्किंग डे अवेलेबल है हमारे पास। तो उस वर्किंग डे में बीपीएससी ने इग्नोर कर दिया कि अब नहीं, अब हम ये सारे जो पिटिशनर हैं उस केस में 220 पिटिशनर थे। कुणाल कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार जो केस का जो फाइलिंग हुआ वो केस का आधार बनाकर जो फाइलिंग हुआ, पिछले केस का जो आधार बनाकर के नया केस जो फाइल हुआ था उस केस में 220 पिटिशनर थे। और उस 220 पिटिशनर ने भी ये बात याद करके बोला कि जब आपने इन सारे पिटिशनर को मौका दे दिया तो हम सारे भी पिटिशनर को केस में मौका दे दीजिए, सिलेक्शन प्रोसेस में मौका दे दीजिए। लेकिन इसका रिजल्ट ही आने में लग गया, विद इन 1 मंथ के अंदर इसका रिजल्ट आया। तो उसका रिजल्ट आ गया था 22 अगस्त को। उस केस का जो ऑर्डर आया वो ऑर्डर 22 अगस्त को आया और 24 अगस्त से टीआरई 1 का एग्जाम होना था। तो इस केस में हाई कोर्ट ने बीपीएससी और एजुकेशन डिपार्टमेंट दोनों से बात पूछा कि क्या आप ये सारे पिटिशनर को भी अलाउ कीजिएगा। तो उन्होंने इग्नोर कर दिया और बोला कि सर अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक वर्किंग डे अवेलेबल है। उस वर्किंग डे में अब हम कोई नए कैंडिडेट को और जोड़ नहीं सकते हैं। एडमिट कार्ड जारी हो चुका है टीआरई 1 का, तो आप कोई भी कैंडिडेट जोड़ नहीं सकते। तो हाईकोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या तो इन सारे पिटिशनर को क्या किया जाए, इन सारे लोगों के साथ क्या, इन सारे लोगों के साथ आपका क्या है, इन सारे लोगों के बारे में आपने क्या सोचा है। तब जाकर के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पॉइंट नंबर, जब आप 19 में पढ़िएगा अच्छा से तो आपको समझ में आएगा कि वो स्टेट का एग्जामिनेशन इतना जल्द क्यों हुआ था। स्टेट जो टीआरई 1 की जो बाद स्टेट का आयोजन हुआ था उसका रिजल्ट प्रोसेस पूरा 45 दिन में कंप्लीट हो गया था। वो 45 दिन में ऐसे नहीं कंप्लीट हुआ था, वो 45 दिन में कंप्लीट होने का कोर्ट का आदेश था। अब आप पॉइंट नंबर 19 जब पढ़िएगा इसी केस में तो आप लोग को समझ में आएगा कि उन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये दोनों ने कहा कि ठीक है इन सारे पिटिशनर को जब अगला शिक्षक भर्ती आएगा तो उससे पहले एसटीईटी का एग्जामिनेशन करवा लिया जाएगा। उससे पहले एसटीईटी का एग्जामिनेशन करवा लिया जाएगा और वो एग्जामिनेशन में और वो शिक्षक भर्ती, वो सिलेक्शन प्रोसेस में ये सारे कैंडिडेट शामिल हो जाएंगे और वो तो ऑटोमेटिक शामिल हो जाते हैं ना उनके साथ। तो फिर वो तो सारे कैंडिडेट ऐसे भी शामिल हो जाते हैं। जब एसटीईटी का आयोजन हुआ ही तो उस आयोजन के बाद ही वो सारे टीआरई 4 का टीआरई 2 का आयोजन होना था, तो वो तो ऐसे भी कैंडिडेट सारे शामिल हो जाते। तो लेकिन कोर्ट ने उन्होंने अंडरटेकिंग ले लिया कि आप एसटीईटी का एग्जाम जल्द से जल्द करवाइए और उसके बाद जो नवंबर में जो सिलेक्शन प्रोसेस जो चालू होने वाला है दूसरा, और उस दूसरा प्रोसेस जो सिलेक्शन प्रोसेस है टीआरई 2, वो इन सारे पिटिशनर को मौका दे दीजिए। तो कोर्ट जो उन्होंने अंडरटेकिंग लेकर के और उन्होंने टीआरई 2 से जो पहले स्टेट का एग्जामिनेशन हुआ इसका फॉर्म फिलिंग से लेकर के रिजल्ट आने तक में 45 दिनों में मामला क्लियर कर दिया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो पॉइंट नंबर 19 में जो मेंशन है उसमें यही है कि हाँ, उन्होंने जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति थी वो कोर्ट ने आदेश दिया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को आगे कि आप जल्द से जल्द एसटीईटी का आयोजन करवाइए बहुत जल्द, कम समय में। और इन लोगों को अगला जो सिलेक्शन प्रोसेस है, अगला सिलेक्शन प्रोसेस मतलब टीआरई 2 में शामिल होने का मौका मिले, टीआरई 2 में शामिल होने का मौका मिले। तो इस केस में यही 2 चीज हुआ था कि जो पहले जो केस दायर हुआ था उस केस में क्या हुआ कि जो उस केस का जो रघुनंदन ठाकुर वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार वाला केस था उस केस में क्या हुआ कि उन्होंने सारे पिटिशनर को टीआरई 1 में ही शामिल होने के लिए मौका दे दिया। लेकिन उस जजमेंट के बाद में जो छात्र गए, जो पिटिशनर गए, कुणाल कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, टोटल नंबर ऑफ पिटिशनर उसमें 220 थे।
तो उन सारे पिटिशनर को भी राहत मिला। राहत इस तरह से मिला कि उनको बोला गया कि आप जो शिक्षक भर्ती होने वाला है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा कि हम अगला जो शिक्षक भर्ती है वो तुरंत लेंगे, और तुरंत लेंगे तो ये सारे कैंडिडेट को हम मौका दे देंगे वहां पे। तो वो भी पिटिशनर को तत्काल राहत तो नहीं मिला, लेकिन कुछ समय बाद राहत मिल गया। अब हम लोग आते हैं अपने केस पर कि हम लोगों का जो याचिका दायर हुआ है, उस याचिका में क्या होने का संभावना है, और उस याचिका में क्या ऐसे ही चीजें कुछ रहेंगी या इससे कुछ अलग होगी। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि अभी हम लोगों के पास TRE-4 का कोई भी सूचना नहीं है। इसी के कारण हम लोग के हियरिंग, केस फाइलिंग से लेकर के केस हियरिंग आते आते 2 महीना हो गया। अगर ये केस जो फास्ट ट्रैक में जाता और इस केस का मेंसिंग जल्द हो जाता, तो इस केस पर सुनवाई बहुत जल्द हो जाती। तो इस केस पर सुनवाई ना होने का 2 कारण था। सुनवाई जल्दी ना होने का 2 कारण है कि एक तो अर्जेंट बेसिस पे हम इस केस को मेंशन नहीं करवा पाए, क्योंकि हमारे पास TRE-4 के संबंधित कोई भी ऑफिशियल जानकारी था नहीं। तो इस केस को हमको एज ए नॉर्मल केस के ही रूप में ले जाना पड़ा। अब दूसरा पक्ष में आते हैं कि क्या इस केस में भी ऐसा होने का उम्मीद है कि क्या सिर्फ पिटिशनर को रिलीफ दे दिया जाए, या स्टेट का आयोजन सभी के लिए होगा या नहीं होगा, क्या होगा इस केस में। तो ये जो केस है, आप लोग समझ लीजिए कि अगला हफ्ता जो 7 तारीख से 9 या 10 तारीख, सॉरी, जो मार्च का जो इस हफ्ता जो आने वाला है, आज से लेकर के 6-7 तारीख तक, जिस हफ्ता में सुनवाई एकदम कन्फर्म हो जाएगा। इस हफ्ता में सुनवाई एकदम 100% कन्फर्म तय है। इस सुनवाई में क्या निकल के आती है चीजें, अब वो डिपेंड करती है कि इस केस के आगे की इस केस में किस तरह का मोड़ आने वाला है। वो ऐसा कंडीशन कब आता है, वो जो TRE-4 का TRE-1 का जो मैंने आप लोगों के सामने एग्जाम्पल दिया, वो ऐसा कंडीशन कब आता है। वो ऐसा कंडीशन तब आता है कि वो जब बहुत चीजें अर्जेंट हो, फॉरम का डेट आ जाए। समझिए कि फॉरम का डेट आ गया था तब जाकर के केस फाइल हुआ। हम लोगों को तो बहुत पहले भी है, इसलिए हम लोग को घबराना भी नहीं है। हम लोग के पास अभी काफी समय है बचा हुआ। TRE-4 का नोटिफिकेशन अभी आने वाला नहीं है, तो हम लोग के पास अभी काफी समय बचा हुआ है। और इस हफ्ता जो इस शुक्रवार तक का जो समय है, वो हम लोग के लिए महत्वपूर्ण समय है। शुक्रवार तक में कुछ ना कुछ निर्णय निकल के आ जाएगा कि इस केस में क्या होने का संभावना है, कि इस केस में क्या हुआ होगा। तो इस केस में जैसे ही शुक्रवार को कोई निर्णय आता है, तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को नोटिस जाएगा, और उस नोटिस में उसका क्या रिप्लाई आता है, उस नोटिस के काउंटर में उसकी तरफ से क्या जवाब आता है, ये सारा जवाब और सारा ये जो स्टेट का जो मैटर है, के उसी के जो रिप्लाई आने वाला है, उसी पर निर्भर करता है। जो भी कोर्ट से जो मांगा जाएगा, जो भी कोर्ट से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को नोटिस जाएगा, उस नोटिस में उसका काउंटर रिप्लाई क्या आता है, इस केस का रूपरेखा, इस केस का जो आगे होने वाला का संभावना है, सिर्फ और सिर्फ उसी बात पर निर्भर करता है। जहां तक सुनवाई होने की बात है, तो सुनवाई संभवतः मुझे ऐसा उम्मीद है और ऐसा ही होगा कि हम लोग का सुनवाई पिछले 12 फरवरी से ही लिस्टेड था, लेकिन उसमें क्या हुआ कि 12 और 13 फरवरी को जो जज साहब थे वो उठ जा रहे थे। हम लोग का केस सेकंड हाफ में लिस्टेड होता है, तो सेकंड हाफ में लिस्टेड होने के कारण वो जितना भी नया केस होता है, एडमिशन 4 में जितना भी केस जाता है, वो सेकंड हाफ में लिस्ट होता है। तो सेकंड हाफ में लिस्ट होने के कारण वो जज साहब कभी 3 बजे उठ जाते हैं, कभी 2:30 बजे ही उठ जाते हैं। उसी के चलते हम लोग का केस अभी सिर्फ कैरी फॉरवर्ड होते होते आगे बढ़ करके, और उन्होंने फिर 1 सप्ताह का जो फरवरी का जो 3rd वीक था, वो पूरा का पूरा उन्होंने छुट्टी ले लिया। तो 17 तारीख से 22 तारीख तक वो छुट्टी पर थे। शुक्रवार को सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केस सुना जाता है कोर्ट में, शनिवार को कोर्ट बंद रहती है, रविवार को छुट्टी ही होगी। तो मुख्यतः 4 ही दिन रहता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। तो ये 4 दिन में ही तो जो आने वाला ये जो वीक है, आज भी जो केस का हियरिंग होना था, वो केस का हियरिंग फिर से वो कल कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो क्योंकि आज वो जो जज साहब थे वो छुट्टी पे है, तो जब तक इस केस में सुनवाई नहीं हो जाती है, इस केस में सुनवाई जैसे ही हो इस केस में जैसे ही सुनवाई हो, तो इस केस में क्या पॉसिबिलिटी निकल के आती है और क्या स्टेट का आयोजन होगा या नहीं होगा। इस केस में मुख्य 2 तरह की बातें निकल करके आएंगी, या तो स्टेट का आयोजन होगा, या तो जो इस केस में पिटिशनर हैं और बीच में भी और सारे पिटिशनर को जोड़ करके, अब कोई लोग बोलेगा कि बीच में पिटिशनर केस में ऐड नहीं हो सकता है, लेकिन आप लोग की बात, जब तक केस का जजमेंट आता है उसके पहले तक पिटिशनर को ऐड किया जा सकता है। और हम लोग के पास अभी काफी लंबा समय है, काफी अभी हियरिंग नहीं हुई है, पहली हियरिंग, तो काफी अभी एक अच्छा समय है। तो कोई भी लोग अभी घबराएंगे नहीं। हाँ, लेकिन जो जो ग्रुप बना हुआ है, इस ग्रुप से आप लोग जुड़े हुए रहिएगा। जो भी आगे का जो फर्दर सूचना होगा, इसी ग्रुप में दे दिया जाएगा। तो जैसे ही कोर्ट से कोई ना कोई निर्देश निकल के आती है, जैसे ही कोर्ट में सुनवाई पूरा होता है, अब पूरा होने के बाद जैसे ही कोर्ट निर्देश ये देती है,
उसके निर्देश में क्या वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से काउंटर रिप्लाई में क्या आता है, सारा का सारा बात और सारा का सारा मामला अब वहीं पे निर्भर करता है। तो इसलिए हमें कुछ दिन और प्रतीक्षा करना पड़ेगा, उसके अलावा किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ना इसके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई जवाब दे रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का तो लगातार यही कहना है कि जैसे ही हमको एजुकेशन डिपार्टमेंट आदेश देगी हम एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लेंगे। तो बातें बस यही है कि कुछ दिन और प्रतीक्षा, जैसे ही इस केस के बारे में हियरिंग जब तक नहीं होती है इस केस में, जब तक अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। केस ऑलरेडी लिस्टेड है, ये फिर से लिस्ट हो गया है। तो जैसे ही केस में जब हियरिंग का न्यूज आ जाएगा कि हियरिंग हो गई, तो हम आप लोग को सबसे पहले यही चैनल के थ्रू बता देंगे। और इस चैनल में एक ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक से भी आप लोग जुड़ जाइएगा। जैसे ही इस केस में कुछ ना कुछ निकल के आता है कि क्या पिटिशनर को रिलीफ दिया जाए या सारे लोग के लिए स्टेट आएगा, या सिर्फ वैसा जब क्रिटिकल सिचुएशन आ जाता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पिटिशनर को रिलीफ दिया जाए, वैसा सिचुएशन कब आता है? वैसा सिचुएशन तब आता है कि जब टीआरई 4 का एग्जामिनेशन फॉर्म निकल जाएगा। जब टीआरई 4 का एग्जामिनेशन फॉर्म निकल जाएगा तब वैसा सिचुएशन आता है। मतलब वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन रहता है। और उसमें क्या होता है कि जितने भी पिटिशनर होते हैं उनको इंस्टेंट रिलीफ दे दिया जाता है कि आप सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल हो जाइए। लेकिन अभी हम लोग के पास काफी एक लंबा समय है, हम लोग के पास अभी समय कम से एक समय बचा हुआ है। तो इस समय में जब जैसे वो काउंटर रिप्लाई में क्या देता है एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो सारा मामला अब उस पर निर्भर है। अगर जो काउंटर रिप्लाई में कह दी कि हाँ हम एसटीईटी का आयोजन करवाएंगे, उसके बाद ही टीआरई 4 का आयोजन होगा, तब तो सही है। अगर जब वो नहीं कहती है एसटीईटी का आयोजन करने, तब इस पे क्या होगा कि पिटिशनर को सिर्फ रिलीफ दिया जाएगा। तो पिटिशनर को रिलीफ दिया जाएगा, उसके दरमियान में हमारे पास जितना भी समय रहेगा, उस समय में जितने भी लोग और पिटिशनर के रूप में जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। हमारा सिर्फ यही बात है, हम सिर्फ यही उद्देश्य से ये चैनल बना है कि पूरे लोगों तक ये बात कम से कम पहुंच जाए कि आखिर इस केस में चल क्या रहा है, होने का क्या पॉसिबिलिटी है। तो ठीक है, आप लोग इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। जैसे ही कोई और भी फर्दर अपडेट आती है वो मैं आप लोग को सूचित कर दूंगा। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उस चैनल इसमें टेलीग्राम जो ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम ग्रुप से जरूर आप लोग जुड़ जाइएगा। सारा का सारा जानकारी आपको उसी ग्रुप से दे दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।